गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सामने दिख रहा होगा कि फर्स्ट वर्ड आपका रसायन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें रसायन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि रसायन क्या कहलाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो साइंस होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो उन्हीं ब्रांचों में आपकी एक ब्रांच जो है वो है केमिस्ट्री। तो हमें केमिस्ट्री के अंतर्गत हम तत्वों की, यौगिकों की और उनके कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तत्वों का, यौगिकों का और उनके कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन कहते हैं। तो सभी लोगों ने जाना कि आप रसायन की डेफिनेशन कैसे बताएंगे। रसायन की डेफिनेशन आप बताएंगे तत्वों, यौगिकों का जो कंपोजिशन होता है उसे हम रसायन कहते हैं। बहुत सारे आपके तत्व हैं आवर्त सारणी में। हम जैसे कि बताया था कि आपके 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि रसायन के महत्व। हम रसायन का महत्व क्या करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जितनी भी आप वस्तुएं देखते हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी आपके घर में हो, उसमें कोई ना कोई का रसायन का कंपोजिशन ही रहता है। जैसे कि आपके पास पानी है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आपका पानी जो होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला है H2O। तो अब इसका जो H2O फॉर्मूला है ये आपके यौगिक के रूप में दिया गया है, ठीक है। तो अब ये H2 है आपका क्या है, यौगिक का रूप है। लेकिन इसमें आप देखते हैं कि इसमें दो एलिमेंट हैं आपके। कौन कौन से एलिमेंट है, दो एलिमेंट। पहला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट का नाम है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तो हमने आपको नॉर्मली बताया कि जो आपका डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वाटर का। इसी प्रकार आप देखते हैं कि अपमार्जक का, साबुन का, जो सबका कॉम्बिनेशन रहता है उसमें एलिमेंट का एसोसिएशन रहता है। और एलिमेंट जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो आपके बहुत सारी यौगिकों का निर्माण करते हैं। आप जितने भी मेडिसिन लेते हैं या जितने भी आप क्लोथ्स लेते हैं या जितने भी आपके पास साबुन है मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सभी के सभी रसायन के महत्व में आते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द्रव्य। हम इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका उसे हम बोलते हैं द्रव या मैटर। तो आपका द्रव या मैटर क्या कहलाता है। आपने अभी देख रहे हैं वीडियो में कि हमारे पास एक मार्कर है। तो जो मार्कर है उसका कोई ना कोई रूप है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि जो द्रव होता है उसे हम पदार्थ या इसी को हम द्रव कहते हैं। जो क्या होता है, कोई ना कोई आपका स्थान घेरता है और साथ ही इसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम द्रव या मैटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का जो कंपोजिशन, जिसमें पदार्थ स्थान घेरता है और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, तो हम उसे द्रव या मैटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है। तो मार्कर में आप देख रहे होंगे कि इसका कोई ना कोई वेट होगा, कोई ना कोई इसका वेट होगा। तो वेट को हम क्या करते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, हम इसको मास बोलेंगे या द्रव्यमान बोलेंगे। इसके बाद हमने देखो इसको बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसा रख दिया, तो इसने कितना, इतना स्थान ऑक्यूपाई किया, मतलब इतना स्थान ले लिया। तो मतलब स्थान भी ले रहा है ये मार्कर, इसका कोई द्रव्यमान है, तो हम इसे द्रव कहते हैं। और जो हमारे पास जो द्रव होता है वो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में होता है। कोई भी मैटर होता है वो क्या होता है, 3 अवस्थाओं में होता है। पहला है आपका ठोस, द्रव, गैस।
जो पदार्थ होता है या जो जिसे हम मैटर के नाम से केमिस्ट्री में जानते हैं, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली आपकी क्या होती है, ठोस और द्रव और गैस। तो आपकी ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ये स्टेज ऑफ मैटर हमने आपके सामने बोर्ड में मेंशन की रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानेंगे कि आपका जो ठोस होता है उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। तो आप देखो, कोई जो ठोस होता है, जैसे कि आप मार्क कर रही है, कंप्लीटली आपका ठोस है। तो ठोस है तो इसका क्या होगा, कोई ना कोई आयतन होगा। इसका क्या होगा, कोई ना कोई आयतन होगा, और साथ में और इसकी कोई आकृति। आयतन क्या है, इसका कोई ना कोई इतना आयतन है, इतने स्थान को ले रहा है, तो इसका इतना आयतन हो गया। और ये साथ में इसकी एक निश्चित आकृति है, इसकी ये निश्चित आकृति है। तो हम ठोस को कह सकते हैं जिसकी आकृति या आकार और साथ में आयतन निश्चित होता है, तो उसे हम ठोस कहते हैं। और इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठोस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आर्ट में हम दिखा रहे हैं इसको, देखो 1 2 3, ये मॉलिक्यूल्स या एक दूसरे के पास पास रहते हैं, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, तो हम इसे ठोस कहते हैं। इसके बाद सेकंड है आपका द्रव। मैटर की जो सेकंड स्टेज है या सेकंड स्टेज है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव में देखते हैं कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, उनके मध्य थोड़ा सा स्थान रहता है ठोस की अपेक्षा, थोड़ा थोड़ा देखो डिस्टेंस है इन दोनों के मध्य, ये 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं इसका जो आयतन, अब हमारे पास जो माना हमारे पास 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी को हम किसी भी दूसरे पात्र में डाल सकते हैं। द्रव में हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो इसमें द्रव होता है उसका जो आयतन हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि हमारे पास 1 गिलास वाटर है, अब हमारे पास जो 1 गिलास वाटर है, इसको हम किसी भी पात्र में आपके पास डाल सकते हैं, या आपको ये है आपके पास बीकर, हम इस वाटर को इस बीकर में डालते हैं। बीकर में डालते हैं तो इसका जो आयतन है हमेशा क्लियर रहेगा। अगर हमारे पास 10 ml आयतन ले लिया है, अगर हमने पहले इस गिलास में, तो इस बीकर में डालेंगे तो आपके पास 10 ml ही आयतन आएगा। लेकिन हम दोनों में देखते हैं कि इसका जो आकार है वो ग्लास का अलग होता है और बीकर का जो आकार है वो अलग होता है। तो जो हमारे पास द्रव होता है, द्रव में हमेशा जो आकार होता है वो अनिश्चित रहता है, लेकिन जो आयतन होता है वो हमेशा निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है और आयतन हमेशा निश्चित होता है, तो इसे हम द्रव कहते हैं। तीसरी अवस्था है जो द्रव की, मैटर की, वो आपका गैस है। तो जो गैस होता है, हम देख रहे हैं इसके देखो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ये देखो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल आप देखते हैं कि आपके पास 1 लीटर गैस है, हमारे पास 1 लीटर गैस है। अगर हमारे पास अगर छोटा सा सिलेंडर है तो भी हमारे में ये आपका गैस 1 लीटर चला जाएगा, और हम देखते हैं कि ये पूरी एरिया को कवर कर लेगा। तो इसका जो ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही कोई इसकी आकार निश्चित या आकृति निश्चित होती है। तो जो हमारे पास गैस होता है, गैस में ना तो इसका आकार निश्चित होता है ना आकृति निश्चित होती है, तो इसे हम गैसियस अवस्था कहते हैं। तो आपके हमने आप मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास जो मैटर होता है, द्रव होता है, वो 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैसियस अवस्था में। ठोस अवस्था में हमने आपसे बताया कि इसका जो वॉल्यूम या जो आयतन हमेशा निश्चित होता है, और इसका शेप जिसे हम आकार या आकृति कहते हैं, ये दोनों के दोनों आपका निश्चित होता है। द्रव में केवल आपका आयतन निश्चित होता है, आकृति या आकार अनिश्चित रहता है। तीसरा गैस में ना ही इसका आयतन आपका निश्चित रहता है और ना ही कोई आकार निश्चित रहता है। ठीक है, तो आपके ये द्रव की अवस्थाएं होगी। अब हम चलते हैं कि द्रव को मुख्य रूप से कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो हम इसको बनाते हैं।
जो आपका द्रव है। पहला, इसको हमने द्रव को मोस्टली दो भागों में, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। ये भी आपका आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका तत्व, दूसरा यौगिक। इसी प्रकार जो मिश्रण होता है ये भी आपका दो भागों में बढ़ जाता है। पहला आपका समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी। हम पहली भी क्लासों में पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपका मिश्रण क्या होता है और आपका समांगी मिश्रण क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण क्या है। फिर भी आप देखिए कि जो मिश्रण होता है, आप अपने घर पे डेली लाइफ में भी यूज करते होंगे कि आपके यहाँ जैसे शरबत बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि उसमें आपका एक गिलास पानी ले लिया और थोड़ी सी उसमें चीनी ऐड कर दी। तो ये मतलब कि आपके पास दो चीजें हैं मिश्रण बनाने की। एक तो पदार्थ किसमें, चीनी हो गया, और एक आपका जल, ये दूसरा पदार्थ है। तो हम मिश्रण में कह सकते हैं दो या दो से जब अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो ऐसी कंडीशन को हम मिश्रण कहते हैं। जैसे आपका पानी और नमक का मिश्रण, पानी और चीनी का मिश्रण, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास शुद्ध पदार्थ में केवल और केवल एक ही तत्वों का कॉम्बिनेशन रहता है। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही तत्व का कॉम्बिनेशन, या तो जैसे आपका हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस में क्या है, आपके पास सेम एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन एक तत्व है और दूसरा भी हाइड्रोजन एक तत्व है। दोनों जब हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस होती है। तो शुद्ध पदार्थ में केवल और केवल एक ही टाइप का पदार्थ होता है या एक ही टाइप के आपके तत्व होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास मिश्रण है वो दो तरह से हमने इसको क्लासिफाइड किया, एक तो समांगी में, एक विषमांगी में। तो हम देखते हैं कि समांगी मिश्रण आपका क्या है। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है और उनकी सांद्रता समान रहती है। दो पदार्थ हमारे पास, पहला पदार्थ है हमारे पास जल और दूसरा पदार्थ आपको चीनी। तो इन दोनों को इस प्रकार मिलाते हैं कि इनकी जो सांद्रता होती है वो समान हो जाती है, एकदम जो सांद्रता होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप इसमें 1 लीटर पानी में आप कुछ मात्रा आप चीनी की मिलाएंगे, यहाँ तक आप चीनी, यहाँ तक आपका भरा हुआ है पात्र में वाटर, और अब इसमें चीनी जब ऐड करेंगे तो देखेंगे कि जो यहाँ की सांद्रता होगी वहीं यहाँ की सांद्रता, वहीं आपकी नीचे की सांद्रता, मतलब कि आपके तल की जो सांद्रता आएगी वो भी समान रहेगी, आपके मिडिल पॉइंट की सांद्रता भी आएगी वो भी समान रहेगी, और आपके ये सरफेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है यहाँ की भी सांद्रता देखेंगे तो यहाँ की भी समान आएगी। तो समांगी मिश्रण में हमेशा सांद्रता समान रहती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण के बारे में हम पढ़ते हैं। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो पदार्थों को मिलाया जाता है या दो पदार्थों के अवयव उपस्थित रहते हैं लेकिन इनकी सांद्रता असमान रहती है। देखते हैं जैसे कि आपका जल के साथ आप बालू को ऐड करते हैं। हमने 1 गिलास वाटर लिया, इसमें हमने साल्ट या बालू की मात्रा या मिट्टी की मात्रा डाली, तो देखते हैं कि जो बालू है वो हमारे
तल पर आ जाती है, तल पर हमारे, और जो वाटर है वो अलग है, तो इसकी जो सांद्रता अलग है। यहाँ की जो हम सांद्रता निकालेंगे तो अलग आएगी, और सरफेस की जो सांद्रता है जहाँ पर तल पे बालू है, यहाँ की सांद्रता निकालेंगे तो अलग आएगी। तो विषमांगी मिश्रण में हम जानते हैं कि जिनकी सांद्रता अलग अलग होती है, और समांगी मिश्रण में जिनकी सांद्रता समान हो जाती है। और दोनों चीजों में समान है कि आप दो पदार्थों को जब मिलाते हैं तो आपका मिश्रण बनता है, इसमें भी जब दो पदार्थों को मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। बस केवल अंतर ये है कि इसमें असमान सांद्रता वाले दो पदार्थ होते हैं, इसमें समान सांद्रता वाले दोनों पदार्थ होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद शुद्ध पदार्थ में हमने बताया कि तत्व और यौगिक। तत्व क्या कहलाते हैं? तत्व हमारे पास जो केवल सिंगल परमाणु है, मतलब एक ही परमाणु को एक तत्व बोलते हैं, उनका एक अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये सभी के सभी कैसे हैं? एक परमाणु रूप में है। जब ये सभी के सभी परमाणु रूप में है तो इन सभी को हम तत्व बोलते हैं। आपके जैसे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। सबसे पहला जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और बहुत सारे हैं। और यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तब यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक क्या कहलाता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है तब यौगिक का निर्माण होता है। सबसे सिंपल आपके पास यौगिक है, आपके पास H2O। अब H2O में कितना है? आपके पास दो हाइड्रोजन परमाणु हैं आपके पास, और एक ऑक्सीजन परमाणु है। मतलब आपके पास देखो कुल मिला के 3 तत्व हो गए, जिसमें एक हाइड्रोजन है, फिर एक हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है। तो हमने बताया दो या दो से अधिक जब तत्वों को मिलाया जाता है तो आपके यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप हमने डिस्कस कर लिया द्रव्य के बारे में कि द्रव्य आपका दो भागों में बढ़ता है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण क्या कहलाता है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को हम मिश्रण बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ में हमेशा एक एलिमेंट होता है, वो समान प्रकार के, चाहे वो ऑक्सीजन का मिलाते हैं, दो ऑक्सीजन परमाणु जो मिलते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है, दो नाइट्रोजन परमाणु मिलते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार दो हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है। अब मिश्रण को हमने बताया कि समांगी मिश्रण और विषमांगी, ऐसी पदार्थ को जब मिलाया जाता है जिनकी सांद्रता समान होती है तो आपका समांगी मिश्रण, और जिसकी सांद्रता असमान होती है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं द्रव के भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में। द्रव के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो आप किसी भी पदार्थ को सबसे पहले देखते हैं तो हमें नजर आता है कि वो पदार्थ कैसा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास द्रव में सबसे पहले हम देखते हैं कि पदार्थ का रंग कैसा है। नंबर 2, पदार्थ का रंग कैसा है। दूसरी चीज, पदार्थ में कोई विशेष प्रकार की स्मेल या गंध आ रही है, नहीं आ रही है, या आ रही है। इसके बाद तीसरा देखते हैं कि आपका पानी के साथ विलेय है या अविलेय है। ठीक है, 4, ठीक है, उसका क्वथनांक कितना है।
इसके बाद उसका गलनांक, पदार्थ कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बॉयल होगा या कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वो चीज मेल्ट होगी। तो ये सभी के सभी जो चीजें हैं जो हमें उसकी बाह्य आकृति को देखने से पता चल जाता है। तो ये सभी के सभी आपके पास उनके भौतिक गुण है। तो द्रव के ये सभी आपके पास भौतिक गुण है। रासायनिक गुण, जब किसी पदार्थ को अम्ल के साथ रासायनिक गुण आपके रासायनिक गुण का पता करने के लिए हम पदार्थ को क्या करेंगे, अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे या क्षार के साथ रिएक्शन कराएंगे या किसी भी अन्य प्रकार के कंपाउंडों या यौगों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके रासायनिक गुणों का पता चलेगा। और अगर द्रव को हम ऐसे जैसे इसको देखते हैं तो हम बताइए ये वस्तु ठोस है, इसका रंग व्हाइट कलर का है। तो ये सभी जो चीजें हमारे भौतिक गुण के रूप में दिखती है। ठीक है, इसके बाद हमें एक और इम्पोर्टेंट इसमें चीज बतानी है। टेम्परेचर, ताप। हम टेम्परेचर का जो यूनिट है या इकाई उस 3 रूप में जानते हैं। पहला डिग्री सेल्सियस, सेकेंड केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। अब हम जानते हैं कि माना कि कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, इसी को डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपको यदि केल्विन में चेंज करना है तो आप जितनी डिग्री दी गई राशि हो उसको हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस और प्लस उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो वो आपकी यूनिट केल्विन में चेंज हो जाती है। जैसे हमें रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर हमारा जो कमरे का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम इसको केल्विन में इसको चेंज करना है तो हम इसकी जगह केल्विन इक्वल टू कितना दिया गया है सेंटीग्रेड में 25 प्लस 273। तो हमारी केल्विन में यूनिट आ जाएगी 2, ये 8 और ये 9, ये 2। तो हमारे पास जो केल्विन में यूनिट आई 25 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने किसमें बदला, केल्विन में। तो केल्विन में हमारे रूम टेम्परेचर निकल के कितना आया 298। इसी प्रकार के हमारे पास यदि हम अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है किसी भी डिग्री सेंटीग्रेड को, माना कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको हमें चेंज करना है आपके पास किसमें, फ़ारेनहाइट में। कैसे चेंज करेंगे, तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या लगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है F या फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमारे पास कितना 9/5। अब डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 37, यहाँ पर लिख देंगे 37 और प्लस 32। तो जो निकल के आएगा वो आपका आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो हमारा अगर हमारा पूछता है कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में कितना है तो 98.6, और यदि आपका डिग्री सेंटीग्रेड में पूछता है तो आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि आपके पास यदि यूनिट को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है सेंटीग्रेड में उसको केल्विन में चेंज करना है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं जो अभी आपको आगे काम आएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको इरेज करते हैं। चलो अब इस टॉपिक से रिलेटेड मेन आपके 5 कॉन्सेप्ट हैं या 5 रूल्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है,
की लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संयोजन के नियम। ये हमारे टॉपिक में 5 नियम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड, स्थिर अनुपात का नियम। थर्ड, गुणित अनुपात का नियम। फोर्थ, गैलू-सैक का गैसीय आयतन का नियम। 5वां और लास्ट, अवोगाद्रो नियम। ये आपके 5 नियम है रासायनिक संयोजन के। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेकंड स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम, गैलू-सैक का गैसीय आयतन का नियम, अवोगाद्रो का नियम। तो इसको हम 1 बाय 1 एक कर क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसी नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो ऊष्मागतिकी का नियम होता है, वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि ना तो हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊष्मा को नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम आपका इसमें आता है। तो आप इसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण में क्या है आपका मास। तो ये नियम आपको बताता है कि जो मास होता है, ना तो इसको हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान होता है, ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, तो ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के नियम को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे कोई भी जो रासायनिक अपक्रिया, माना कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हुई, R से P बना रासायनिक, ये आपका अभिकारक है और ये आपका उत्पाद है। तो हम इसमें देखते हैं कि आपके जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, उतना ही आपके पास उत्पाद का द्रव्यमान आएगा। दूसरे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका H2O का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमारा H2O का निर्माण होता है। तो इसमें हम देखते हैं आपका कि H2O में ये आपका 2 हाइड्रोजन है। तो अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1, तो 2 × 1, और यहाँ पर हम देखते हैं 16। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 16। तो टोटल मिला के हमारे पास 18। इसका जो द्रव्यमान आया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 18। और इस साइड भी कितना है? 18। तो इसमें देखो, आप देख रहे होंगे कि जो अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है और जो उत्पाद का जो द्रव्यमान होता है, वो दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब सेकंड नियम आपको पढ़ना है, स्थिर
अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहलाता है? किसी यौगिक के निर्माण में उपस्थित तत्वों का जो द्रव्यमान होता है उनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। समझ में आया? तो स्थिर अनुपात के नियम क्या बताता है? किसी यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं उनके द्रव्यमानों का जो आयतन होता है वो हमेशा क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? आपका समान होता है। अभी देखते हैं इसमें। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास हमने वाटर लिया, ये आपका नदी वाला वाटर है और ये वर्षा का जल है। ये भी आपके इसका फॉर्मूला H2O होता है और ये आपका दोनों का जो फॉर्मूला है ये है। ये रिवर का पानी लेंगे तो उसका भी फॉर्मूला H2O है और बारिश का भी पानी लेंगे तो उसका भी फॉर्मूला आपका H2O है। अब हम इसमें देखते हैं कि दोनों का जो मास है या द्रव्यमान है, दोनों के द्रव्यमान को निकालते हैं। इसके द्रव्यमान को, इसके द्रव्यमान को निकालते हैं। दोनों के जो द्रव्यमान को निकालते हैं तो देखो हम निकाला तो इसका जो द्रव्यमान आया, इसका द्रव्यमान है आपका 18 और इसका भी द्रव्यमान कितना है? 18। और अगर इसका आयतन निकालते हैं, इन दोनों का आयतन निकालते हैं तो कितना निकल, आयतन का जो रेशियो निकल के आता है वो आपका 2:1 आता है। इसका भी वॉल्यूम आता है, आयतन का जो रेशियो निकल के आता है वो भी आपका कितना आता है? 2:1। क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसी प्रकार इसमें भी 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो स्थिर अनुपात के नियम में हम देखते हैं कि जो आपका रेशियो होता है या द्रव्यमान होता है वो एकदम समान होता है, उसका जो अनुपात होता है समान होता है। और आपके पास सोर्स से, आपके पास नेचुरल सोर्स से आपके इस कंपाउंड को किसी भी सोर्स से प्राप्त कर सकते हैं, नेचुरली या आर्टिफिशियली, लेकिन दोनों का जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा समान निकलेगा। ठीक है, ओके। तो इन दोनों में इतना अंतर है। तीसरे वाला आता है आपका गुणित का नियम। इस नियम, अब ये वाला जो गुणित अनुपात का नियम है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और ये जो हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया है इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू।